Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover today is acid-base disorder from Doger, and switching on to the important things. सबसे पहले ये table that's very important. इसमें normal pH 7.35 to 7.45 है. इससे कम होगी एसिडिक, इससे ज़्यादा होगी अल्कलाइन. कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 45, ये नॉर्मल एवरेज 40 लेते हैं. उससे कम होगी तो एसिडिक ज़्यादा होगी, अल्कलाइन. सेम वेज गो फॉर द मेटाबॉलिक bicarbonate ion है, that basically helps in depicting the primary metabolic disorders. 22 to 26 एवरेज 24 लेते हैं, उससे कम होगी 22 से, एसिडिक ज़्यादा होगी तो अल्कलाइन. प्राइमरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हम लोगों ने इन सब वैल्यूज़ को दो बेसिक प्राइमरी डिसऑर्डर्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और प्राइमरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. प्राइमरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हम बाइकार्बोनेट को देखेंगे. बाइकार्बोनेट लेवल्स अगर एक्सेस में राइज करें तो दैट कॉजेज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, और अगर डेफिशिएंसी हो रही है उनकी तो इट कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाती है तो अगर मेटाबॉलिक में मसला आएगा ना तो कंपनसेट रेस्पिरेशन वाला करेगा. तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो रही है तो एल्कली ज़्यादा हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करेंगे, हाइपोवेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स उसका हाइपोवेंटिलेशन होगा. और अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है, पहले ही एसिड आ रहा है बॉडी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे, हाइपरवेंटिलेशन. इसी तरह प्राइमरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, इसमें बाइकार्बोनेट का देखेंगे कि अगर वो ज़्यादा हो रहा है बाइकार्बोनेट आइन तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, और अगर वो कम हो रहा है तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हम बाइकार्बोनेट को रिटेन करेंगे, रीनल कंपनसेशन में विल द रिस्पॉन्स वुड बी टू रिटेन बाइकार्बोनेट. और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में विल ट्राई रीनल रिस्पॉन्स वुड बी टू लूज बाइकार्बोनेट इन ऑर्डर टू नॉर्मलाइज द पीएच. मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है? एसिडोसिस है मतलब हाइड्रोजन आयन तो ज़्यादा होंगे, पीएच ड्रॉप हो रही है. अब मेटाबॉलिक है तो इसका मतलब ये कि बाइकार्ब भी ड्रॉप कर रहा है. कंपनसेशन, अब बाइकार्ब ड्रॉप करा, हाइड्रोजन ज़्यादा हो रही है और जिसकी ऑब्वियसली पीएच कम हुई है, तो अब किडनी क्या करेगी, बाइकार्ब को कंपनसेशन में बाइकार्ब को रीअब्जॉर्ब करेगी, लेकिन रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स क्या होगा? अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलके बना लेता है कार्बोनिक एसिड. कार्बन डाइऑक्साइड खुद जो है वो एक एसिडिक कंपोनेंट है, तो एसिडोसिस के केस में कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट कराएंगे, हाइपरवेंटिलेशन. द रिस्पॉन्स वुड बी हाइपरवेंटिलेशन, मिडिला स्टिमुलेट होगा, वो हाइपरवेंटिलेशन करवाएगा उस शख्स का और कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाएगी. दैट वुड लीड टू नॉर्मल कंडीशन दैट वुड ब्रिंग बैक द पेशेंट्स पीएच टू बैक टू नॉर्मल. और मेटाबॉलिक एसिडोसिस किन किन सूरतों में होती है, और इसके अंदर फर्दर दो वैराइटीज़ हैं. एक है इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक है नॉर्मल एनाइन गैप. इंक्रीज एनाइन गैप में हम लोग कहते हैं, जो हमने काफ़ी अर्से से पढ़ा है कि इंक्रीज एनाइन गैप में मेटाबॉलिक एसिडोसिस में वो लेते हैं कीटो एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस. और जो नॉर्मल एनाइन गैप है जिसमें इंटेस्टाइनल फिस्टुला आ जाता है, डायरिया आ जाता है, हाइपरक्लोरीमिक एसिडोसिस आ जाता है, जिसमें इंक्रीज लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट हो, तो इट रिजल्ट्स इन नॉर्मल एनाइन गैप एसिडोसिस. अब बेस डेफिसिट कितना है ऑफ बाइकार्बोनेट मिलीमोल्स टू करेक्ट एसिडोसिस, वो हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी बेस लगाएंगे. एक बात कान खोल के सुन ले कि बाइकार्बोनेट तब तक नहीं लगानी जब तक 15 मिलीमोल पर लीटर से उसकी कम ना हो, ठीक है, तब जाके लगानी. बेस डेफिसिट के फॉर्मूला नॉर्मल बाइकार्बोनेट कितना होता है, 22 to 26, 24 लगा लें, माइनस मेजर्ड बाइकार्बोनेट, आपने उस वक्त पेशेंट का कितना मेजर किया, लेट्स सपोज 10 मेजर किया, इंटू 0.2. क्योंकि एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में 0.2 रेफर्स टू द एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट विच इज 20% ऑफ द टोटल बॉडी वेट. एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में ही हमारे पास बाइकार्बोनेट होता है. एंड वेट इन किलोग्राम्स, किसी का जितना भी वेट है उतना लगा के उससे कैलकुलेट करना कितना बेस डेफिसिट है. कॉमन कॉजेज ऑफ इंक्रीज एनाइन गैप, लैक्टिक एसिडोसिस, जो शॉक सीवियर सेप्सिस में हो जाता है या लिवर फेलियर में, कीटो एसिडोसिस, रीनल फेलियर. और हम ये है कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एसिड, इसमें बाइकार्बोनेट खुद ज़्यादा हो रहा है. ऐसी कंडीशन इसमें बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है. नॉर्मल एनाइन गैप है एसिडोसिस, डायरिया, इंटेस्टाइनल फिस्टुला, हाइपरक्लोरिमिक एसिडोसिस. फीचर्स हाइपरवेंटिलेट करेगा, ऑब्वियसली मेडुला उसको स्टिमुलेट कर देगा. डिक्रीज इन सीरम बाइकार्बोनेट, इंक्रीज इन सीरम, इंक्रीज इन पीएच, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो रहा है. ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की. आपने उसको ऑक्सीजन लगानी है, प्रॉपर वेंटिलेशन करवानी है, एडिक्वेट रिससिटेशन करना है एंड करेक्ट लैक्टेट. 50 मिलीलीटर ऑफ 8.4% सोडियम बाइकार्बोनेट कैन ओनली बी गिवन सीवियर acute acidosis to prevent cardiac arrest. It should be avoided in mild cases as it can get converted into carbon dioxide. Carbon dioxide खुद क्या एसिड है. What is important to correct metabolic acidosis? क्योंकि metabolic acidosis अगर मेंटेन रहता है तो
कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होती है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, आर्टीरियल वेजोडाइलेशन हो जाएगी, दैट विल कॉज हाइपोटेंशन। बंदा फर्दर जो है हाइपोवोलेमिक शॉक में और शॉक की स्टेट्स में जा रहा है। देयर इज आल्सो रेजिस्टेंस टू आइनोट्रोपिक एंड वेजोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्यूज कैटेकोलामीन्स विद स्वीयर एसिडी तो बंदे की हालत ख़राब होती जाएगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करना है इमरजेंसी होती है, क्योंकि बाकी तीनों का कोई मसला नहीं होता, मतलब इतना मसला नहीं होता, इमरजेंसी नहीं होती। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, इसमें बायकार्ब ज़्यादा हो गया, हाइड्रोजन आयंस कम हो गए, पीएच को जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। हाउ डू यू कंपनसेट? बायकार्ब ज़्यादा हुआ है, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करना और किडनी बाहर निकालेगी बायकार्ब को। टू रिटेन कार्बन डाइऑक्साइड और किडनीज विल एक्सक्रीट मोर बायकार्ब। इसके कॉजेज़ क्या है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस डायरिया में होता है, और अगर मुंह से मतलब गैस्ट्रिक वॉमिटिंग वगैरह इस तरह की नहीं, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन है तो उसमें पोटेशियम लॉस होता है, उसमें ऑर्गेनिक HCl है वो लॉस होता है, हाइड्रोजन लॉस होता है। दूसरी कॉज है हाइपोकलीमिया। पोटेशियम कम हो बॉडी में तो उसके काउंटर क्या होता है? बॉडी में नहीं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, क्योंकि पोटेशियम होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। पोटेशियम इन हाइपोकलीमिया मूव्स फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर टू मेंटेन। उसके मुकाबले में हाइड्रोजन, चूँकि उसका काउंटर और चैनल होता है, हाइड्रोजन क्या करता है? किडनी से बाहर चला जाता है, किडनी हाइड्रोजन को बाहर भेज देता है। डिस्टल किडनी ट्यूब्यूल्स भी, उनका क्या, रीनल ट्यूब्यूल्स का क्या एम होता है कि वो पोटेशियम को बचाएं और हाइड्रोजन को जाने देते हैं वो। इसका ट्रीटमेंट क्या है? जनरली मेटाबॉलिक अल्कलोसिस इज़ वेल टॉलरेटेड, रैपिड करेक्शन ऑफ द डिसऑर्डर इज़ नॉट नीडेड। मैंने बताया इसकी इमरजेंसी नहीं होती। एडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ऑफ सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड कर दें। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड राइज कर जाएगा, पीएच होगी वो गिर जाएगी, और इट रिजल्ट फ्रॉम, अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब कब होता है? फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड हाइपोवेंटिलेशन, पेन, नार्कोटिक यूजेज एंड एस्थेटिक। इसकी कंपनसेशन क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा हो गया, इसकी कंपनसेशन ये होगी कि किडनीज हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, एसिडोसिस को कम करने के लिए। अब इतनी एसिडोसिस कैसे हुई या कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिटेन रही? COPD, एस्पिरेशन, ब्रोंकोस्पाज्म, या कोई भी नार्कोटिक्स एनेस्थेटिक एजेंट ले लिए जिसने रेस्पिरेटरी ड्राइव को कम कर दिया हो, न्यूरोलॉजिकल एनी कॉज दैट लीड्स टू डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी मसल एफर्ट। हाउ वुड यू ट्रीट? वेंटिलेशन इंप्रूव करेंगे, कॉज को रिमूव करेंगे, अंडरलाइंग कॉज इज करेक्टेड, वेंटिलेटरी सपोर्ट, और देयर इज नो इंडिकेशन फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट एडमिनिस्ट्रेशन। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में की थी, और क्योंकि इसे अर्जेंट ट्रीट करना होता है, वो बताया बाइकार्ब तब देंगे जब 15 से कम होगी, और बहुत कैलकुलेट करके लगाना होता है, वरना इट लीड टू सेरेब्रल एडीमा। इसमें तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाती है, हाइपर वेंटिलेशन। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जो हम लोगों ने कहा था ट्रीटमेंट है इसका हाइपर वेंटिलेशन, अगर ये बहुत ज़्यादा होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इटसेल्फ इज द कॉज फॉर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, बिकॉज हाइपर वेंटिलेशन कैन लीड टू के नॉर्मल से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाए। Due to hyperventilation at any high altitude, hysteria, lesion at the hypothalamus and excessive positive pressure ventilation on comatose patient। अब एल्कलोसिस में ये होता है कि हाइड्रोजन आयन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा लॉस कर गया हुआ है, और पीएच जो है इंक्रीज़ कर गई हुई है। तो इसका एक वन ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस इज टेटनी, क्योंकि कैल्शियम की कंसनट्रेशन, सीरम फ्री आयन कंसनट्रेशन वो कम हो जाती है। वो कैसे कम होती है? वो आगे इसमें लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन और कैल्शियम जो है हमेशा उनका मुकाबला चलता होता है उनके चैनल पे, तो उनके चैनल पे नहीं, हाइड्रोजन और कैल्शियम का हमेशा मुकाबला चल रहा होता है कि प्रोटीन के साथ किसने बाइंड करना है। सो व्हेन देयर इज डिक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन व्हिच कंपीट्स विद कैल्शियम फॉर बाइंडिंग साइट्स ऑन द प्लाज्मा प्रोटीन, पर हाइड्रोजन नहीं होता तो कैल्शियम जाके बाइंड कर जाता है, तो फ्री कैल्शियम जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम फ्री नहीं मिलेगा आपको, प्रोटीन के साथ बाउंडेड मिलेगा, दैट कैन लीड टू टेटनी। अब इसको ट्रीट किस तरह करना है? द कंडीशन इज रेयरली क्रॉनिक एंड इट डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, करेक्शन इज स्पॉन्टेनियसली वंस द प्रेसिपिटेटिंग कॉज इज रिड्यूस्ड। हाउ वुड यू नो कि एक इस सिनेरियो में मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस है? तो उसने टिक टैक टो मेथड बताया, या हमने देखना है कि पीएच को देखना है, और उसके साथ सबसे पहले पीएच को देखना है कि वो एसिडोसिस की तरफ जा रही है, एल्कलोसिस की तरफ जा रही है। फिर पोजीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्ब को देखना है, उसका ओरिजिन आपको पता लग जाएगा। और फिर आपने देखना है, उसने एक तरीका बताया कि पीएच जिस कॉलम में जा रहा है ना, उसी कॉलम में आपने देखना है कौन सा दूसरी क्वांटिटी जा रही है। लेट्स सपोज पीएच 7.6 है तो एसिडिक कॉलम में जा रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 42 हुआ है, नॉर्मल उसकी क्या रेंज होती है? 35 to 45। इसका कोई लेना देना है, इसके चेंज होने की वजह से एसिडोसिस नहीं हुआ। अब बाइक आप देखें वो 17 हुआ, उसका कॉलम अच्छा खासा गिरा है पॉइंट्स टूवर्ड्स एसिडिक,
तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। बाइकार्ब भी एसिडिक वो कॉलम में गिरा है और पीएच भी डिक्रीज हुई है, एसिडिक कॉलम में गिरी। इट्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड को तो कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, तो इट्स विद नो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। फिर दूसरा देखिए, यही सिनेरियो में 7.26 है, एसिडोसिस की तरफ गया, बाइकार्बोनेट भी एसिडिक की तरफ गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ है तो वो अल्कलोसिस की तरफ गया, जबकि पीएच जो है डज नॉट इंडिकेट एनी अल्कलोसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम रखेंगे सेकेंडरी कंपनसेशन में, और इन दोनों को रखेंगे कि इट इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद पार्शियल रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। सेम पेशेंट, इफ़ द सेम पेशेंट के एबीजी इस तरह के कुछ होते कि पीएच जो है 7.35 है। अब 7.35 है तो नॉर्मल, बट सबसे लीस्ट नॉर्मल रेंज है उसकी, लोएस्ट वैल्यू है नॉर्मल की। मतलब ये कि इट्स टचिंग टुवर्ड्स एसिडिक साइड की तरफ, कभी पहले गिरा होगा। लेट्स सी दूसरी वैल्यूज़ कैसी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 32, अच्छा खासा कम, ये अल्कलोसिस की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि ये कम हुआ है, पहले नॉर्मल, पहले कुछ और था अब कम हुआ है। और बाइकार्ब इज़ 17। इससे ये निकाला जा सकता है कि ये भी एसिडिक कॉलम की तरफ जा रहा है, ये एसिडिक कॉलम की तरफ ही है, और कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कंपनसेट करने की। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद कंप्लीट रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। बाकी एक्सरसाइज है, यू कैन डू ऑन योर ओन, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर।